गरीबी, तो इसकी अवधारणा विश्व बैंक के अनुसार गरीबी को लोगों की एक न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर को प्राप्त करने की असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें गरीबी से आशय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वांछित रहने से है। फिर गरीबी सापेक्ष होती है और निरपेक्ष होती है। सापेक्ष यानी विभिन्न आय वर्ग के लोगों के मध्य कितनी विषमता प्राप्त करता है, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के मध्य कितनी विषमता व्याप्त है, और जनसंख्या के सबसे धनी लोगों की तुलना सबसे गरीब लोगों से की जाती है। फिर सापेक्ष गरीबी मापने के दो तरीके होते हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया। इस वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को मापा जाता है, और जो ये यदि किसी लोगों के पास 10% की आय है एवं 20% लोगों के पास 20% की आय है एवं यह अनुपात ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, तो प्रदर्शित करने वाली रेखा होगी जिसे पूर्ण समता रेखा कहते हैं। लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। इसका मान 0 से 100 के मध्य होता है। फिर आय जनसंख्या के बीच संबंध है ये, ठीक है। फिर लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक, तो लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप है, 1912 में दिया था ये। फिर यह भी सापेक्ष गरीबी को लोगों के मध्य आय की विषमता को मापता है, और गिनी गुणांक होता है छायांकित क्षेत्रफल अपॉन में समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका मान 0 में 1 के मध्य होता है, न्यूनतम 0 और अधिकतम 1। 0 पे है समानता और 1 पे है असमानता। 0 प्रत्येक व्यक्ति को एक समान आय बताता है, और 1 एक ही व्यक्ति को पूरी आय दर्शाता है। गिनी गुणांक में 100 से गुणा करने पर गिनी सूचकांक प्राप्त होता है। फिर सापेक्ष गरीबी मापने की अन्य विधियां हैं, जैसे पल्मा रेशियो और एटकिंसन इंडेक्स और क्विंटाइन अनुपात और थेल सूचकांक। फिर है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी है एक निश्चित मापदंड कैलोरी रुपए निर्धारित कर गरीब व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण निरपेक्ष गरीबी द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग 1945 में आर क्वाइड ने किया, और वॉइड ने निरपेक्ष गरीबी के माप की जो कैसे की जाती है, हेड काउंट रेशो से। फिर एफजीटी सूचकांक है, काकवाणी सूचकांक है, और थॉर्न सूचकांक है। तो अपन देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस दादाभाई नौरोजी ने न्यूनतम बुनियादी आधार बताया। फिर राष्ट्रीय योजना समिति आई और बॉम्बे प्लान आया। फिर निरपेक्ष गरीबी मापने हेतु भारत में कई समितियां बनी हैं। तो सबसे पहले प्राधिकारिक प्रयास किया गया 1962 में योजना आयोग द्वारा, जिसमें गॉडगिल द्वारा 20 रुपये प्रति माह मानक निर्धारित किया गया और 25 रुपये निर्धारित किया शहरी मानक। फिर आया दूसरी बी एम दांडेकर एंड नीलकंठ समिति, तो यह आई 1971 में, और इसने कैलोरी को मानक बताया, और इसने बताया कि 2250 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए। फिर वाई के अलग समिति आई 1979 में, और ये फर्स्ट ऑफिशियल थी। इसने कैलोरी को मानक बताया और ग्रामीण कैलोरी 2400 कैलोरी प्रतिदिन बताई और शहरी कैलोरी 2100 कैलोरी प्रतिदिन बताई। फिर दूसरा आया, फिर उसके बाद आया लकड़वाला समिति आई। तो लकड़वाला समिति मूल्य स्तर आधारित निर्धनता इसने बताई, मूल्य स्तर आधारित निर्धनता, और प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धारित निर्धनता रेखा निर्धारण की इसने। फिर योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में लकड़वाला समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया गया, और इसने ग्रामीण क्षेत्र के कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया, और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाया। फिर एक समान संदर्भ विधि का उपयोग किया। तो इसने ये पहली समिति थी जिसने समिति ने अलग अलग गरीबी रेखा, शहरों के लिए अलग, राज्यों के लिए अलग और गांवों के लिए अलग, और सीपीआई आधार पे गरीबी मापन किया इसने, ठीक है। तो प्रथम सरकारी प्रयास गॉडगिल ग्रुप का। फिर प्रथम व्यवस्थित अनुमान, जो प्रथम वर्ग कैलोरी का उपयोग बताया वो किसने बताया, दांडेकर और रथ ने।
सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आई, कैलोरी बेस्ड को नकारा और गरीबी के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया। 6 बुनियादी आवश्यकताएं बताई: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण और क्या है महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर शामिल किया। फिर एक समान संदर्भ विधि, यूआरपी के स्थान पर मिश्रित संदर्भ विधि अवधि या फिर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड विधि को चुना और एक समान संदर्भ निधि की जगह, ठीक है। फिर कमेटी ने राज्य स्तर पर ग्रामीण शहरी गरीबी रेखा के अनुमान के लिए अखिल भारत शहरी गरीबी रेखा आवास किट का प्रयोग किया। फिर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बताई कितनी 2011-12 में 25%, 25.7%, और उसने रुपए बताए 816 रुपए प्रति माह और 27 रुपए प्रति दिन। फिर शहरी क्षेत्र में बताई 33 रुपए प्रति दिन और 1000 रुपए प्रति माह, और गरीबी बताई 13.7, और अखिल भारत में इसने गरीबी बताई 21.9 और 21.9% 2011-12 में। फिर आई सी रंगराजन समिति, जिसने कुछ बताई पर वो हमारे काम की नहीं है। फिर है गरीबी निर्धारण हेतु आंकड़े एकीकरण की विधियां, तो एक समान संदर्भ विधि, यह है यूआरपी। फिर है मिश्रित संदर्भ विधि एमआरपी, और एक है संशोधित मिश्रित संदर्भ विधि। तो एक समान संदर्भ विधि है पिछले कितने 30 दिनों की स्मृति अवधि के दौरान उपभोग की गई सभी वस्तुओं के आंकड़े कितने। फिर है एक समान संदर्भ विधि में। फिर मिश्रित में है पिछले एक वर्ष में 5। फिर मिश्रित संदर्भ विधि में पिछले एक वर्ष के दौरान 5 बारंबार उपयोग कपड़े, जूते, शिक्षा, टिकाऊ सामान, स्वास्थ्य एवं पिछले 30 दिन के उपयोग की गई वस्तु के आंकड़े। फिर है संशोधित मिश्रित संदर्भ, इसमें पिछले 7 दिन के उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं के आंकड़े भी देखे जाते हैं। तो एक समान संदर्भ विधि में सिर्फ 365 दिन के, और मिश्रित संदर्भ विधि में 365 प्लस 30 दिन के, और संशोधित मिश्रित विधि में 365, 30 और 7 दिन के। फिर गरीबी लोगों को, तो अब देखते हैं अपन बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 2010 में ये शुरू किया गया, और यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। फिर है इसके 10 मानक है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह। स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण, शिक्षा में नामांकित शिशु व औसत शैक्षिक वर्ग, फिर जीवन निर्वाह में संपत्ति, ईंधन, आवास, विद्युत, जलापूर्ति और शौचालय। फिर गरीबी गरीबी से 230 मिलियन से अधिक बाहर आ गए हैं, कितने 23 करोड़। फिर है लगभग 18.7 आबादी भारत की अभी भी गरीबी है, और 2005 से 2019-21 तक 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ भारतीय बाहर आ गए हैं। तो अपन को 2004 से 5 ये तो याद नहीं रखेंगे, अपन तो इतना से रखेंगे 23 करोड़ बाहर आ गए हैं, 23 करोड़ से अधिक बाहर आ गए हैं, और 18.7 आबादी अभी भी गरीबी में है। फिर है अपनी मानव विकास सूचकांक 2021-22, तो ये तो अपन को काम नहीं करना है। फिर है गरीबी के कारण देख लेते हैं: बढ़ती जनसंख्या, कौशल का अभाव, शिक्षा की कमी, घरेलू बचत की कमी, बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण, घरेलू आय में गिरावट एवं मुद्रास्फीति, सीमित संसाधन। तो निदान क्या है? बचत एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, आय के साधनों का एक समान वितरण करना, जनसंख्या नियंत्रण, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना, कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि करना, महंगाई पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का। ठीक है, जो भी है। फिर स्कीम देख लेते हैं। तो गरीबी के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, जनवरी 2018 में नीति आयोग की पहल है। नागरिकों का जीवन स्तर व समावेशी विकास करना। 28 राज्यों के यूटी 28 राज्य और यूटी के 117 आकांक्षी जिलों की पहचान की। राजस्थान के 5, सिरोही, करौली, बारां, धौलपुर और जैसलमेर, और 49 प्रमुख संकेतकों को के आधार पर प्रत्येक माह रैंकिंग की जाती है। फिर केंद्रीय राज्य योजनाओं का अभिसरण करना है। फिर मिशन उत्कर्ष 22 जनवरी 2022 को शुरुआत की गई,
और 15 केंद्रीय मंत्रालयों ने अपने कम प्रदर्शन वाले 10 से 15 जिलों की पहचान की है। फिर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2022-23 में घोषणा 500 पिछड़े जिलों को शामिल हैं। शुरुआत 7 जनवरी 2023 को। और केंद्रीय प्रायोजिता योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जीवन स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य है। फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 60 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए LIC नोडल एजेंसी है, बीमा के साथ पेंशन है। फिर अंशदान के आधार पर 1000 प्रति माह से 12,000 प्रति माह पेंशन। और निवेश की सीमा 15 लाख, अधिकतम न्यूनतम 1.5 लाख। फिर स्टैंड अप इंडिया योजना, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 100% केंद्र की है। विनिर्माण, सेवा व कृषि से संबंध क्षेत्र में नए निवेश पर वित्तीय सहायता। और SC/ST महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। नोडल एजेंसी है सिडबी। तो इसमें कृषि भी है, विनिर्माण, सेवा और कृषि से संबंध क्षेत्र में नए निवेश पर। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 50,000 तक का ऋण है। और 50 से 5 लाख तक का एक ऋण है। और 5 लाख से 10 लाख तक का भी ऋण है। तो ये तरुण, शिशु, किशोर वाला है। शिशु, किशोर, तरुण वाला। फिर है अटल पेंशन योजना, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों हेतु 18 से 40 वर्ष तक के इसमें जमाकर्ता होते हैं। 60 वर्ष पश्चात 1000 से 5000 तक की न्यूनतम पेंशन गारंटी दी जाती है। योगदान पर निर्धारित की जाएगी, उनके योगदान पर। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, तो 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक व NRI 2 लाख तक का बीमा कर सकते हैं। और वार्षिक भुगतान 436 रुपये। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक व एवं NRI और दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें 2 लाख तक का बीमा होगा और वार्षिक भुगतान 20 रुपये करना होगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर आती है बेरोजगारी। बेरोजगार की अवधारणा, एक व्यक्ति 15 से 69 बेरोजगार तब माना जाता है जब प्रचलित मजदूरी दर से कम पर कार्य करने को इच्छुक हो। श्रम बल में आज से है 15 से 59 आयु वर्ग के लोग का वह भाग जो वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने और के योग्य तथा इच्छुक हैं। इसमें कम काम करने वाले तथा काम नहीं करने वाले दोनों ही शामिल किए जाते हैं। फिर श्रम आपूर्ति, श्रमिकों की वह संख्या जो एक दी गई मजदूरी पर कार्य करने हेतु तैयार है। मजदूरी दर परिवर्तित होने से काम आपूर्ति भी प्रभावित होती है। सॉरी, मजदूरी दर परिवर्तित होने से श्रम आपूर्ति भी प्रभावित। फिर कार्यबल, कार्यबल से तात्पर्य वास्तविक रूप से कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या से है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम बल माइनस कार्यबल, अर्थात श्रम बल माइनस रोजगार में लगे व्यक्ति कार्यबल है। फिर है बेरोजगारी दर, बेरोजगारों की संख्या अपन में श्रम बल इंटू में 100। श्रम बल भागीदारी, यानी कि श्रम बल अपन में कुल जनसंख्या इंटू 1000। फिर है भगवती कमेटी ने बेरोजगारी के माप के लिए 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यदि एक वर्ष में 365 दिन से कोई व्यक्ति 50% यानी 183 दिन तक या उससे कम दिनों तक कार्य करता है, तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। दीर्घकालीन बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। फिर साप्ताहिक स्थिति, इसमें समीक्षा के पूर्व 7 दिनों के कार्य स्थिति को देखा जाता है। एक सप्ताह में कम से कम 1 घंटा भी काम नहीं किया तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। यदि सप्ताह में 1 घंटा भी काम किया तो उसे रोजगार माना जाता है। फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी, तो इसमें 1 घंटे से 4 घंटे का कार्य किया है तो अर्ध रोजगार, 4 घंटे से अधिक किया है तो पूर्ण रोजगार, और 1 घंटे से कम किया है तो दैनिक स्थिति बेरोजगार। फिर स्टैंडर्ड वर्ष क्या कहते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिनों तक कार्य करने को स्टैंडर्ड वर्ष कहते हैं। फिर सामान्य एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 30 दिन या उससे अधिक दिनों तक कार्य करता है तो उसे रोजगार माना जाता है। फिर है बेरोजगारी के प्रकार, तो संरचनात्मक है जब रोजगार तो उपलब्ध होता है किंतु लोगों के पास आवश्यक योग्यता ना हो, तब वह बेरोजगार उत्पन्न होती है।
फिर जैसे कि तकनीकी परिवर्तन तथा प्रकृति उद्योग का बंद होना। फिर चक्रीय बेरोजगारी है, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी से प्रभावित होती है। तेजी की अवस्था में मांग, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होती है। इसके विपरीत मंदी की अवस्था में मांग, उत्पादन तथा रोजगार में कमी होती है। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकार की होती है। फिर घर्षण जनित, यह एक अस्थायी अल्पकालिक बेरोजगारी है। यह मुख्य रूप से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। फिर है यह नए व्यक्ति जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता है, पर इसमें व्यक्ति प्रशिक्षण तथा नए रोजगार ढूंढने के समय बेरोजगार रहता है। फिर है प्रचंड बेरोजगारी, उत्पादन में जरूरत से ज्यादा व्यक्तियों के कार्य करने पर उत्पादन में वृद्धि न होने हो और अतिरिक्त व्यक्ति प्रचंड बेरोजगार होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में। फिर मौसमी, दीपावली पर कार्य है, उसके बाद बेरोजगार, मौसम में खेती के बाद बेरोजगार थे होते हैं मौसमी। फिर एनएसएसओ तो राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण कार्यालय, स्थापना 1950 में, इसका कार्य डाटा संग्रह है और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017 से जारी करता है। फिर सीएसओ सांख्यिकी मानकों की विकसित करता है और एनएसओ है। 23 मई 2019 को एनएसएसओ प्लस सीएसओ का विलय करके एनएसओ कर दिया गया। अब बेरोजगारी दर तो 2021-22 में है 4.1%, जो कि कम हो रही है पिछले लगातार 4 वर्षों से। गांवों में है 3.3% और शहरों में है 6.3%, यानी कि शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है। फिर राज्य राजस्थान में 4.7% बेरोजगारी दर है, जहाँ पे गाँवों में 10.8% है और शहरों में 2.9। फिर श्रम बल, तो श्रम बल में अभी भारत में 41.3% है और कार्यबल में है 39.6%। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण में अगर अपन नापें तो 27.7 ग्रामीण महिलाएं श्रम बल भागीदारी थी और 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज योजना से लाभ मिले। 1972 में से भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत हुई। गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिला है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 लाख ऋण दिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप केरल में कुटुम्बश्री और लू लूमफैक्स ऑफ लद्दाख, ये है केरल का। केरल में है कुदुम्बश्री। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 20 लाख ऋण दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर 2020-21 में स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और नियमित एवं वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। फिर 46.5% मजदूरों को सर्वाधिक रोजगार कृषि में मिला है। ई श्रम पोर्टल 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है। 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 1 लाख का विकलांग बीमा और सर्वाधिक पंजीकरण यूपी में। देश भर में 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया है। फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की है। 18 से 40 उम्र के असंगठित क्षेत्र के जैसे धोबी, नाई, मासिक आय 15,000 से कम है, उनको न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये। तो 60 वर्ष बाद एनएफएस और ईपीएफओ व आयकर नहीं शामिल होंगे। इनको न्यूनतम पेंशन मिलेगी, न्यूनतम कितनी, 3,000। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन, तो ये 2016 से शुरू हुई। नए रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ता को प्रोत्साहन देना। श्रम व रोजगार मंत्रालय की है। सरकार नियोक्ता को 12% का रोजगार प्रोत्साहन देगी। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो भी 2020 में शुरू हुई। तो 50 लाख असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। फिर ऋण इसमें 10,000 दिया जाएगा बिना कुछ गिरवी रखे और समय पर लोन चुकाने पर 7% सब्सिडी और 1 साल में 12 किस्तों में चुकाना है। फिर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसमें विभिन्न सेवकों, उद्यमों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना एवं अधिक श्रमिकों को नियोजित करना। फिर ईपीएफओ पंजीकृत संस्थाओं के नियोक्ताओं को 12% भविष्य निधि का देय होगा। 15,000 से कम वेतन अर्जित नहीं। मार्च 2020 से सितंबर 2020 एवं अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक नौकरी गंवाई थी पात्र होंगे। फिर असीम पोर्टल 10 जुलाई 2020 को कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप है, जिसमें स्किल डाटा डाला जाएगा और 10 इसको जॉब मिलेगी। फिर राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, अगस्त 2016 में इंटर्नशिप पर
₹1500 नियोक्ता को या 25%। फिर एक बार के लिए प्रशिक्षण लागत का ₹7500। देश में इंटर्नशिप को बढ़ावा देने हेतु। फिर संकल्प योजना, तो इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के जिला स्तर पर कौशल तंत्र को मजबूत करना। विश्व बैंक के साथ सहयोग 3300 करोड़ की है। और स्किल इंडिया पोर्टल, राज्यों के अनुदान और जिलों का सहयोग। फिर जन शिक्षण संस्थान योजना, जिसमें गैर साक्षर व नव साक्षर 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों को 15 से 45 वर्ष तक के लोग। फिर एनजीओ इसमें क्या देगा, सरकार एनजीओ को एक मुश्त वार्षिक अनुदान देगी। और प्राथमिकता महिलाएं, एससी एसटी ओबीसी है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, जब 2015 में शुरू, तीसरा चरण 2020-22 तक, और घटक है लघु अवधि प्रशिक्षण और पूर्ण शिक्षण की पहचान। पूर्व शिक्षण की पहचान, मांग आधारित कौशल देना, केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों की योजना का समन्वय करना। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए। फिर राष्ट्रीय कैरियर सेवा, तो जुलाई 2015 में सही अवसर सही समय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की है। रोजगार कैरियर, व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षु इंटर्नशिप देना। और एनपीएस आदर्श कैरियर केंद्र और रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना इसका कार्य है। फिर ई श्रम, ई श्रम उद्यम एवं स्किल इंडिया को जोड़ा जाएगा। ई श्रम उद्यम और स्किल इंडिया को। फिर है पीडीएस, जो कि है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें है 1 दिसंबर 1942 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के वाणिज्य सदस्य की अध्यक्षता में अलग अलग खाद्य विभाग बनाए गए। तो अपन को कोई लेना देना नहीं, इनको हटा दो। तो अपन देखेंगे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस आई शुरुआत जून 1992 में। इसने 775 ब्लॉक को कवर किया। प्रति कार्ड धारक को 20 किलोग्राम खाद्यान्न मूल्य से 50 पैसे कम पर। फिर लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में टारगेट पीडीएस, ये प्रोफेसर लकड़वाड़ा पत्ती आधारित से तैयार की गई और बीपीएल वर्ग की पहचान की गई। इस योजना में बीपीएल परिवार को चावल 3 किलो, गेहूं 2 किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह देने का प्रावधान किया गया। फिर आई अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना बीपीएल आबादी के सबसे गरीब वर्गों में भूख को कम करने के लिए 25 दिसंबर 2000 से, और योजना में पहले 25 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार दिए जाने का प्रावधान था। फिर तो 1 अप्रैल 2002 से 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 जुलाई 2013 से लागू हुई और ये 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% की शहर आबादी को कवर करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2/3 आबादी को कवर किया गया है। एनएफएसए 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार और अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणी के लाभार्थी परिवार, जिनमें चावल 3 रुपये केजी, गेहूं 2 रुपये केजी, मोटे अनाज 1 रुपये केजी की दर पर। फिर एक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं की गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया गया है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे निर्धारित पोषणिक मानकों के अनुसार पोषक भोजन के पात्र होंगे। फिर एनएफएसए 2013 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। फिर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2019 में शुरू हुई। आंध्र, तेलंगाना तथा गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य शुरू की गई। 2020 में 12 राज्य इस योजना में शामिल हुए। 2020 तक निर्बाध रूप से 32 राज्यों में। फिर प्रवासी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड से इन राज्यों में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चली। सभी पात्र परिवारों को मुफ्त चावल, गेहूं व मोटे अनाज उपलब्ध करवाना। फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण, तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल, और कक्षा 5 से 8 तक के में अनाज 150 ग्राम, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल।
पूर्व में इसे मध्याह्न भोजन योजना या पीडीएस वो कहते थे, क्या कहते थे? जो भी कहते थे।